क्या आपने एक ऐसे मेजर इवेंट के बारे में सुना है जिसने वर्ल्ड इंटरनेशनल रिलेशंस को ड्रास्टिकली इम्पैक्ट किया है? तो आज के इस सेशन में हम एक ऐसे ही मेजर इवेंट की बात करने वाले हैं। हेलो एवरीवन, मैं हूं रोहिणी और आज के इस सेशन में हम बात करेंगे कोल्ड वॉर की, जो शुरू होता है 1946 से और चलता है 1991 तक। और इस सेशन की हम शुरुआत करेंगे सबसे पहले कोल्ड वॉर के मीनिंग को समझने के साथ। फिर हम बात कर रहे होंगे कोल्ड वॉर के दौरान हुए कुछ इवेंट्स की, जैसे बर्लिन क्राइसिस, क्यूबन मिसाइल क्राइसिस और डिटेंटे का क्या मतलब होता है, क्यूबन मिसाइल क्राइसिस और कोरियन वॉर, वियतनाम वॉर। और इस सेशन के लास्ट में हम डिस्कस कर रहे होंगे कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को जो हमारे एग्जाम यूजीसी नेट पॉलिटिकल साइंस में आए हुए हैं, जो हमें हेल्प करेंगे हमारे एग्जाम पैटर्न को समझने में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम सेशन को। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कोल्ड वॉर के स्टार्ट होने के क्या क्या कॉजेज थे। तो जो वर्ल्ड में इंटरनेशनल रिलेशंस में जो पावर स्ट्रक्चर है वो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट डायमेंशन है। अब वर्ल्ड वॉर सेकेंड शुरू होने के पहले जो पावर स्ट्रक्चर है वो यूरोपियन पावर्स वो डिफाइन करती थी, डिस्क्राइब करती थी। लेकिन जब वर्ल्ड वॉर सेकेंड समाप्त हो गया उसके बाद जो पावर स्ट्रक्चर है वो दो सुपर पावर्स के बीच में डिवाइड हो गया। अब ये दो सुपर पावर्स कौन सी हैं, जिसमें एक सुपर पावर है यूनाइटेड स्टेट्स और दूसरी सुपर पावर है यूएसएसआर यानी कि सोवियत यूनियन, यानी कि अभी की प्रेजेंट की रशिया। तो इन दोनों के बीच में ये सुपर जो पावर स्ट्रक्चर है वो डिवाइड हो गया। अब जब इन दोनों सुपर पावर्स के बीच में कॉन्फ्लिक्ट की सिचुएशन आई, टेंशंस यानी कि तनाव की सिचुएशन आई, कंडीशन आई, तो इसी सिचुएशन को हमने नाम दे दिया कोल्ड वॉर। तो कोल्ड वॉर जो टर्म है इसका यही मतलब है दैट the situation of tensions and strains between the superpowers। सुपरपावर्स के बीच में टेंशंस और स्ट्रेन्स की सिचुएशन को हमने नाम दिया है कोल्ड वॉर का। स्ट्रेन्स और टेंशंस का जो सिचुएशन है उसे हमने कोल्ड वॉर का नाम दिया है। अब इस कोल्ड वॉर को हम ना तो ये कह सकते हैं कि शांति का वातावरण है और ना ही हम प्रॉपरली उसे ये कह सकते हैं कि वॉर चल रही है कहीं। तो ना हम उसे वॉर का नाम दे सकते हैं और ना ही पीस का नाम दे सकते हैं। द नोशन ऑफ कोल्ड वॉर सजेस्ट अ कंडीशन ऑफ नीदर वॉर नॉर पीस। अब हम जान लेते हैं क्या क्या कॉजेज थे कोल्ड वॉर के आने के रीजंस क्या क्या थे। तो इसमें सबसे पहला जो रीजन है वो है आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस। आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस कैसे? जो सोवियत यूनियन है वो कम्युनिज्म यानी कि साम्यवाद को बढ़ावा देना चाहता था, लेकिन जो यूनाइटेड स्टेट्स है वो कैपिटलिस्ट को बढ़ावा देना चाहता था। और जो कम्युनिज्म है उसके स्प्रेड को, उसके विस्तार को रोकना चाहता था। तो ये आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस थे दोनों में, यूनाइटेड स्टेट्स और यूएसएसआर। इन दोनों के बीच में आइडियोलॉजिकल डिफरेंस होने की वजह से कोल्ड वॉर शुरू हुआ। और दूसरा रीज़न है पोस्ट वॉर कॉम्प्लिकेशंस। जब वर्ल्ड वॉर ख़त्म हुआ उसके बाद इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स आई काफ़ी बहुत ज़्यादा, और उसके बाद काफ़ी सारे ऐसे रीजंस थे, पोस्ट वॉर कॉम्प्लिकेशंस थे, जिसकी वजह से दोनों सुपर पावर्स के बीच में यूनाइटेड स्टेट्स और यूएसएसआर, इन दोनों के बीच में टेंशंस यानी कि तनाव की सिचुएशन आई इन्हीं कॉम्प्लिकेशंस की वजह से। तो दूसरा रीज़न हो गया पोस्ट वॉर कॉम्प्लिकेशंस। अब हम तीसरे रीज़न की बात कर लेते हैं, डिफरेंसेस इन द वाइटल इंटरेस्ट। अब दोनों के इंटरेस्ट में भी थोड़ा बहुत मतलब काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस था, तो इसलिए कोल्ड वॉर की सिचुएशन आई। तो ये तीन रीजंस थे, मेजर कुछ रीजंस थे कोल्ड वॉर शुरू होने के। अब हम बात कर लेते हैं आगे और क्या रीजंस थे। अब हम बात कर लेते हैं ट्रूमैन डॉक्ट्रिन और मार्शल प्लान की, कि ट्रूमैन डॉक्ट्रिन और मार्शल प्लान क्या है। तो जब यूएसएसआर विस्तार कर रहा था
कम्युनिज्म का, तो यूनाइटेड स्टेट्स ने क्या किया, यूनाइटेड स्टेट्स के प्रेसिडेंट ने कि जो आफ्टर वर्ल्ड वॉर के बाद जो कंट्रीज़ हैं वो अपने डोमेस्टिक स्ट्रक्चर को अच्छे से फंक्शन नहीं कर पा रही थी, तो इस वजह से यूनाइटेड स्टेट्स के जो प्रेसिडेंट हैं वो एक डॉक्ट्रिन लेकर आते हैं और उसमें जो कंट्रीज़ हैं जिनको कॉम्प्लिकेशन से, जिन्हें प्रॉब्लम हो रही है, अपने डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर को चलाने में स्ट्रगल कर रहे हैं, उनको वो ऑफ़र करते हैं, मनी ऑफ़र करते हैं ताकि जो कम्युनिज्म है उसका विस्तार रुक जाए और जो कंट्रीज़ हैं, जो वीक कंट्रीज़ हैं, वो यूनाइटेड स्टेट्स के फेवर में आ जाएं और कम्युनिज्म का विस्तार रुक जाए। तो इसलिए ट्रूमैन जो प्रेसिडेंट थे यूनाइटेड स्टेट्स के, वो लेकर आते हैं ट्रूमैन डॉक्ट्रिन। तो इस डॉक्ट्रिन में क्या है, द ट्रूमैन डॉक्ट्रिन वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय यूएस प्रेसिडेंट इस डॉक्ट्रिन को लेकर आते हैं और कब लेकर आते हैं, 1947 में। तो ट्रूमैन डॉक्ट्रिन जो है वो इंट्रोड्यूस होती है 1947 में, इन ऑर्डर टू हेल्प दोज कंट्रीज हु वर स्ट्रगलिंग टू मेंटेन देयर डेमोक्रेटिक सिस्टम जो मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं, जिनको स्ट्रगल हो रहा है उस डेमोक्रेटिक सिस्टम को मेंटेन करने में, क्योंकि मनी की प्रॉब्लम थी, पैसा कम है। अब वॉर हुआ था तो वॉर में बहुत सारे खर्चे होते हैं, वॉर में आपको वेपन्स चाहिए होते हैं, खाना पीना भी चाहिए होता है, सोल्जर्स को सैलरी देनी होती है। तो इसीलिए जो स्ट्रगलिंग कंट्रीज़ थी, स्मॉल कंट्रीज़ थी, उनके पास मनी नहीं था, उनके पास डॉलर्स नहीं थे। तो ट्रूमैन एक ऐसी डॉक्ट्रिन लेके आते हैं, एक ऐसी पॉलिसी लेके आते हैं जिससे यूएसएसआर को कंटेन किया जा सके, यूएसएसआर को कम्युनिज्म का विस्तार करने से रोका जा सके। तो उन कंट्रीज़ को हेल्प प्रोवाइड कराई जो कंट्रीज़ डेमोक्रेटिक सिस्टम को फंक्शन करने में स्ट्रगल कर रही थी। अब वो कौन सी कंट्रीज़ थी, वो थी ग्रीस और टर्की। ये दो एग्जाम्पल हैं, ग्रीस और टर्की, इन दोनों को प्रॉब्लम हो रही थी, तो इसलिए ट्रूमैन ने इनको मनी प्रोवाइड कराया और अपनी साइड कर लिया। एंड दिस पॉलिसी इज ऑल्सो नोन एज द पॉलिसी ऑफ कंटेनमेंट। अब इसको पॉलिसी ऑफ कंटेनमेंट क्यों कहा गया? पॉलिसी ऑफ कंटेनमेंट इसको इसलिए कहा गया क्योंकि इस पॉलिसी के, यानी कि इस डॉक्ट्रिन के द्वारा यूएसएसआर को रोका गया कम्युनिज्म का विस्तार करने से, क्योंकि यूएसएसआर के पास इतना मनी नहीं था जितना यूनाइटेड स्टेट्स के पास था। तो यूनाइटेड स्टेट्स ने अपनी इस सिचुएशन का फ़ायदा उठाया, इन लोगों की इस सिचुएशन का फ़ायदा उठाया और यूएसएसआर पर रोक लगाने की कोशिश की ताकि वो साम्यवाद का विस्तार ना करे, और इसीलिए इस पॉलिसी को नाम दिया गया पॉलिसी ऑफ कंटेनमेंट। मतलब यूएसएसआर को कंटेन किया गया, इसलिए इसे नाम दिया गया पॉलिसी ऑफ कंटेनमेंट। अब हम बात कर लेते हैं मार्शल प्लान की, कि मार्शल प्लान क्या था। तो मार्शल प्लान यूएस के सेक्रेटरी द्वारा लाया जाता है। यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट्स जॉर्ज मार्शल ये प्लान लेकर आते हैं और इस प्लान में क्या करते हैं कि जो वॉर के दौरान जिन कंट्रीज़ को नुकसान हुआ था बहुत ज़्यादा, उनको वो बिलियंस ऑफ डॉलर्स देते हैं, ताकि फिर से वही, इनका भी वही सेम मोटिव था कि जो कंट्रीज़ हैं, वीक कंट्रीज़ जिनके पास मनी नहीं है अभी और जो स्ट्रगल कर रहे हैं, वो शामिल हो जाएं यूनाइटेड स्टेट्स की तरफ, वो कैपिटलिस्ट स्टेट्स को फॉलो करें, वो कैपिटलिस्ट स्टेट को सपोर्ट करें। इसलिए अपनी साइड इन कंट्रीज़ को करने के लिए ये डॉक्ट्रिन लेकर आए, ये मार्शल प्लान लेकर आए, और जैसे इसमें लिखा, तो अनाउंस्ड द मार्शल प्लान टू प्रोवाइड बिलियंस ऑफ डॉलर्स टू वॉर टोर्न कंट्रीज़। वॉर के दौरान जिन कंट्रीज़ को नुकसान हुआ उन कंट्रीज़ को बिलियंस ऑफ डॉलर्स प्रोवाइड कराए। और उन कंट्रीज़ में कौन कौन कंट्रीज़ हैं, जिसमें है फ्रांस है, ग्रेट ब्रिटेन है, जर्मनी है, और भी ऐसी अदर कंट्रीज़ थी जिनको डॉलर्स प्रोवाइड कराई गई, क्योंकि
वर्ल्ड वॉर सेकेंड में बहुत सारी ऐसी कंट्रीज़ थी जिनको बहुत ही ज़्यादा नुकसान हुआ, जिनको मिलिट्री का नुकसान हुआ, जिनको ह्यूमन रिसोर्सेज का नुकसान हुआ। तो उन सारी कंट्रीज़ को यूनाइटेड स्टेट्स ने बिलियंस ऑफ डॉलर्स प्रोवाइड कराए। अब हम बात कर लेते हैं बर्लिन क्राइसिस की। बर्लिन क्राइसिस एक ऐसा इवेंट है, मेजर इवेंट है, जो कोल्ड वॉर के दौरान ही होता है, जो शुरू होता है 1948 में जून में। किस वजह से? जो यूएसएसआर के प्रेसिडेंट थे स्टालिन, वो क्या करते हैं, जो वेस्ट जर्मनी है, जो जर्मनी है उसका वेस्टर्न पार्ट पर ब्लॉक, ये जर्मनी है, इस जर्मनी के वेस्टर्न पार्ट पर, इस साइड पर, इस वेस्टर्न पार्ट पर ब्लॉकेड, जो लैंड रूट है उसको ब्लॉक कर देते हैं। वेस्टर्न पार्ट के जो लैंड रूट है उसको ब्लॉक कर देते हैं, क्योंकि ये जो यूएसएसआर है वो नहीं चाहती थी कि जो यूनाइटेड स्टेट्स है वो हमारे इधर यूरोप में एंटर करें। तो इसलिए बर्लिन का जो वेस्टर्न बर्लिन है उसको, वेस्टर्न बर्लिन के जो लैंड रूट है उसको ब्लॉक कर देती है। अब जब यूनाइटेड स्टेट्स को ये पता चलता है कि जो वेस्टर्न बर्लिन का लैंड रूट है उसको बंद कर दिया गया है, उसको ब्लॉक कर दिया गया है, तो यूनाइटेड स्टेट्स क्या करता है, बहुत सारे ऐसे एयरक्राफ्ट जो ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है बर्लिन में ला खड़ा करता है, बहुत सारे एयरक्राफ्ट। तो इसको नाम दिया गया बर्लिन एयरलिफ्ट। अब ये बर्लिन एयरलिफ्ट कब होता है? ये होता है 1948 में। तो इसी को ही हम बर्लिन क्राइसिस भी कह देते हैं और बर्लिन एयरलिफ्ट भी कह देते हैं। तो इसको हमें याद रखना है, इस ईयर को और इस नेम को, बर्लिन एयरलिफ्ट एंड बर्लिन क्राइसिस, क्योंकि हमारे एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस काफ़ी पूछ लिए जाते हैं कि मेजर इवेंट का नाम दे दिया इधर और इधर दे दिया ईयर, मैच करिए, मैचिंग लिस्ट का और क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर वाला, कि ये इवेंट है, इनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करिए। तो बर्लिन क्राइसिस 1948 में होता है और जो यूएसए है वो ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट बर्लिन में लाकर खड़े कर देता है, तो इसलिए हम इसे नाम देते हैं बर्लिन एयरलिफ्ट। Finally, in May 1949, USSR lifted the blockade, linking the city with West Germany. 1949 में USSR जो ब्लॉक लगाए थे, यानी कि जो रास्ता बंद किया था वेस्ट बर्लिन का, उसको, उस रास्ते को खोल देता है USSR 1949 में। लिफ्टेड द ब्लॉकेड लिंकिंग द सिटी विद वेस्ट जर्मनी, क्योंकि ये रास्ता बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था, क्योंकि जो वेस्ट बर्लिन है वो लिंक कर रहा था जर्मनी से, इसलिए यूएसए के लिए, यूनाइटेड स्टेट्स के लिए ये रास्ता बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। और 1949 में यूएसएसआर उस रास्ते को खोल देता है। द बर्लिन इशू फर्दर इंटेंसिफाइड द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द टू सुपर पावर्स। अब जो बर्लिन इशू है वो और ज़्यादा, जो कंडीशंस थी टेंशन्स की, स्ट्रेन्स की, तनाव की सिचुएशंस को और बढ़ा देता है, कॉन्फ्लिक्ट जो है उनको और इंक्रीज कर देता है बर्लिन क्राइसिस। अब हम बात कर लेते हैं कि जो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है, यानी कि नाटो, उसका फॉर्मेशन क्यों होता है। तो जस्ट आफ्टर बर्लिन क्राइसिस, बर्लिन के जस्ट आफ्टर इस ऑर्गेनाइजेशन को फॉर्म किया जाता है ट्रूमैन एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा। जो प्रेसिडेंट ट्रूमैन थे यूनाइटेड स्टेट्स के, वो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन का फॉर्मेशन करते हैं 1949 में। 1949 में नाटो का फॉर्मेशन होता है। अब ये नाटो है क्या और इसका फॉर्मेशन क्यों होता है। नाटो जो है एक मिलिट्री अलायंस है। अब मिलिट्री अलायंस इसलिए बनाया गया क्योंकि बर्लिन में जब यूएसएसआर ने
रास्ता बंद कर दिया था, लैंड रूट को ब्लॉक कर दिया था। तो इसलिए अब यूएसए ने सोचा कि अगर फिर से ऐसा कुछ होता है तो हम इससे अच्छा है कि एक ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं, ताकि जो कंट्रीज़ हैं, वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज़ और वेस्टर्न कंट्रीज़, यूनाइटेड स्टेट्स उसमें आ जाता है, कनाडा आ जाता है वेस्टर्न कंट्रीज़ में। तो ये जो कंट्रीज़ हैं एक ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म करेंगी, और ये ऑर्गेनाइजेशन को ऐसा होगा, ऑर्गेनाइजेशन मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन होगा, ताकि अगर किसी भी एक कंट्री पर अगर अटैक होता है तो ये सारी कंट्रीज़ की मिलिट्री स्ट्रेंथ एक साथ जो अपोनेंट कंट्री है उस पर अटैक करेगी। तो इसलिए इस ऑर्गेनाइजेशन को बनाया जाता है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन को बनाया जाता है। कौन कौन सी कंट्रीज़ के साथ मिलकर बनाया जाता है? विद इट्स वेस्टर्न यूरोपियन एलीज। अभी जैसे मैंने बताया वेस्टर्न यूरोप और वेस्टर्न कंट्रीज़, पश्चिमी देश, तो उसमें वेस्टर्न यूरोपियन एलीज में कौन कौन आ जाता है? कंसिस्टेड यूनाइटेड स्टेट्स वेस्टर्न कंट्रीज है, कनाडा, बर्लिन, फ्रांस एंड अदर वेस्टर्न यूरोपियन स्टेट्स। कई सारे स्टेट्स मिलकर नाटो का फॉर्मेशन करते हैं 1949 में। और एक इनका की प्रिंसिपल भी है जो अभी हमने डिस्कस किया था, दैट एन अटैक ऑन वन मेंबर would be treated as an attack on all, कि अगर किसी एक मेंबर पर अटैक होता है तो वो अटैक सारे ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स पर माना जाएगा, और सारे ऑर्गेनाइजेशन की मेंबर्स की जो मिलिट्री स्ट्रेंथ है वो एक साथ आकर दूसरे अपोनेंट कंट्री पर अटैक करेगी। तो इसलिए इस ऑर्गेनाइजेशन का फॉर्मेशन होता है। अब हम बात कर लेते हैं कोरियन वॉर की, कि कोरियन वॉर के होने के क्या क्या रीजंस थे। तो कोरियन वॉर इन 1949 द कम्युनिस्ट टुक कंट्रोल ऑफ चाइना एंड प्रोक्लेम्ड द पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। 1949 में जो कम्युनिस्ट थे, जो यूएसएसआर को सपोर्ट कर रहे थे, मतलब जो यूएसएसआर फॉलो कर रहे थे कम्युनिज्म, तो वही कम्युनिज्म चाइना को कंट्रोल कर लेते हैं 1949 में। जब 1949 में कंट्रोल करते हैं तो एक पार्टी का फॉर्मेशन करते हैं, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना का। अब ये भी हमें याद रखना है कि पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना का फॉर्मेशन कब होता है? वो होता है 1949 में। तो ये भी हमें याद रखना है, क्योंकि ये भी हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। आफ्टर दिस अ मेजर कॉन्फ्लिक्ट अरोज इन कोरिया। जब पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना का फॉर्मेशन हुआ, उसे प्रोक्लेम्ड किया गया, उसके जस्ट बाद कोरिया में एक मेजर कॉन्फ्लिक्ट अराइज हुआ। उस कॉन्फ्लिक्ट की वजह से जो कोरिया है वो दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है, एक नॉर्थ कोरिया तो दूसरी साउथ कोरिया। कोरिया was divided into North Korea and South Korea। अब नॉर्थ कोरिया को कम्युनिस्ट सपोर्ट करते हैं, और जो साउथ कोरिया है उसको अमेरिकन कंट्रोल करते हैं। जो अमेरिकन पावर्स हैं उसे वो साउथ कोरिया को कंट्रोल कर रहे होते हैं, और जो नॉर्थ कोरिया है उसको कम्युनिस्ट कंट्रोल कर रहे होते हैं। इन 1950 नॉर्थ कोरिया अटैक्ड साउथ कोरिया। 1950 में नॉर्थ कोरिया जो है वो साउथ कोरिया पर अटैक करती है, और ये जो अटैक है, ये वॉर है, वो 3 साल तक चलता है। ये वॉर 3 साल तक चलता है। नॉर्थ कोरिया अटैक्ड साउथ कोरिया, चाइनीज सपोर्टेड द नॉर्थ। जो कम्युनिस्ट अभी हमने बात की थी ना कि कम्युनिस्ट सपोर्ट कर रहे थे नॉर्थ कोरिया को। अब जब नॉर्थ कोरिया को कम्युनिस्ट सपोर्ट कर रहे हैं, कम्युनिस्ट का ही कंट्रोल चाइना पर भी है, तो चाइनीज सपोर्ट करते हैं नॉर्थ कोरिया को। द वॉर कंटिन्यूड फॉर 3 years टिल 1953। अब ये भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि जो कोरियन वॉर है कब स्टार्ट होता है? स्टार्ट होता है 1950 में, चलता कब तक है? 1953 तक, मतलब 3 साल तक ये वॉर चलता है।
व्हेन द आर्मिस्टाइज वॉज साइंड। आर्मिस्टाइज का यहाँ पर क्या मतलब है युद्ध विराम। युद्ध को यहीं पर विराम दिया गया और जो बॉर्डर्स थे, कंट्रीज के जो बॉर्डर हैं, उनको उसी दशा में छोड़ दिया गया जैसे वो पहले थे। तो कब साइन होता है आर्मिस्टाइज? आर्मिस्टाइज साइन होता है 1953 में। तो ये हमने दूसरा मेजर इवेंट कवर किया कोल्ड वॉर का। अब हम बात कर लेते हैं क्यूबन मिसाइल क्राइसिस के बारे में कि क्यूबन मिसाइल क्राइसिस क्या थी और क्यों हुई। तो द यूनाइटेड स्टेट्स इनिशिएटेड अ कू अगेंस्ट फिडेल कास्ट्रो इन क्यूबा इन 1961। जो यूनाइटेड स्टेट्स है वो फिडेल कास्ट्रो थे क्यूबा के प्रेसिडेंट। तो क्यूबा के प्रेसिडेंट पर, फिडेल कास्ट्रो पर एक कू इनिशिएट करते हैं, मतलब एक कह सकते हैं प्रोटेस्ट, उसको इनिशिएट करते हैं, उसको शुरू करते हैं 1961 में। और 1962 में क्या होता है? 1962 में यूएसएसआर क्यूबा में न्यूक्लियर मिसाइल्स रेंज वो डेवलप करना शुरू कर देती है और डिप्लॉय इंटरमीडिएट रेंज उनको डिप्लॉय करती है, न्यूक्लियर मिसाइल रेंज को डिप्लॉय करती है क्यूबा में। अब जब पता चलता है यूएसए को, यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स को, कि यूएसएसआर जो है वो क्यूबा में अपनी मिसाइल रेंज को डिप्लॉय कर रहा है, डेवलप कर रहा है, तो यूएसएसआर का क्या यूनाइटेड स्टेट्स का क्या रिस्पॉन्स होता है? यूनाइटेड स्टेट्स एक स्पाई एयरक्राफ्ट भेजते हैं जिसके द्वारा यूनाइटेड स्टेट्स को पता चलता है कि यूएसएसआर क्यूबा में न्यूक्लियर मिसाइल रेंज को डिप्लॉय कर रहे हैं ताकि हम वेस्ट कंट्रीज़ पर हमला किया जा सके। तो जब यूएसए को ये पता चलता है तो यूएसए एक एक्शन लेते हैं। क्या रिएक्ट होता है उनका? अनाउंसमेंट करते हैं नेवल ब्लॉकेड ऑफ क्यूबा, मतलब जो समुद्री रास्ते हैं उनको बंद कर देते हैं। अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि यूएसएसआर बर्लिन का जो वेस्ट बर्लिन का रास्ता है, लैंड रूट को, उसको ब्लॉक कर देता है। अब यहाँ पर यूएसए कर रहा है, क्या कर रहा है? समुद्री रास्ते को ब्लॉक कर रहा है यहाँ पे। तो जो क्यूबा का समुद्री रास्ता है उसको ब्लॉक कर देता है। फिर फाइनली 1962 में एक पीस साइन होती है, जिसे उस पीरियड को हम कहते हैं डिटेंटे का पीरियड। डिटेंटे। अब ये डिटेंटे क्या होता है? ये होता है कि दोनों कंट्रीज़ को रियलाइज़ हुआ, यूएसए को भी, यूनाइटेड स्टेट्स को भी और यूएसएसआर को भी, कि हम दोनों के पास इतनी पावर्स हैं, इतनी मिलिट्री स्ट्रेंथ है कि अगर हम दोनों ने आमने सामने आकर लड़ाई की, फाइट की, तो हम एक दूसरे को बिल्कुल पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। ऐसी पावर्स दोनों के पास हैं। इसलिए उनको रियलाइज़ हुआ और क्यूबा से जो न्यूक्लियर रेंज डिप्लॉय की थी यूएसएसआर ने, उनको हटा लिया 1962 में। इसी दौरान 1962 में हटा लिया, क्योंकि अब तो कोई मतलब बनता नहीं है डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन करने का, मिलिट्री द्वारा फाइट करने का, क्योंकि दोनों को ही पता है कि दोनों के पास बहुत स्ट्रेंथ है, दोनों के पास बहुत स्ट्रेंथ है, न्यूक्लियर पावर्स दोनों के पास है, मिलिट्री दोनों की कैपेबल है एक दूसरे को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय करने की। तो इसलिए डिटेंटे पीरियड आया कि अब जो ये एक्शंस होती थी, जैसे पहले यूएसएसआर ने बर्लिन का रास्ता ब्लॉक किया था, फिर यूएसए ने नेवल जो समुद्री रास्ता है क्यूबा का वो बंद कर दिया। तो ये जो एक्शंस है इनको करना बंद कर दिया जाए, इसलिए ये डिटेंटे का पीरियड आया इसी टाइम पर, 1962 के टाइम पर। तो ये थी, और ये ऐसे करके क्यूबन मिसाइल क्राइसिस जो है उसको रिजॉल्व किया गया। तो ये थी क्यूबन मिसाइल क्राइसिस। अब हम बात कर लेते हैं वियतनाम वॉर की।
वियतनाम वॉर का जो टाइमलाइन है वो क्या है, 1955 से 1975। तो वियतनाम वॉर की जो टाइमलाइन है वो है 1955 से 1975। अब इस वियतनाम वॉर में मेन पार्टीज कौन कौन सी थी, जिसमें नॉर्थ वियतनाम और साउथ वियतनाम। अब जो नॉर्थ वियतनाम है उसको कम्युनिस्ट सपोर्ट कर रहे हैं, सपोर्टेड बाय द सोवियत यूनियन एंड चाइना। सोवियत यूनियन, या हम उसे यूएसएसआर कह लें या फिर कम्युनिस्ट कह लें, क्योंकि सोवियत यूनियन का यही मोटो है कि कम्युनिज्म का विस्तार करना। और चाइना पर भी अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि चाइना पर कम्युनिस्ट का कंट्रोल हो जाता है 1949 में, और वो पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना को फॉर्म करती है, लेड बाय हु ची मिन कम्युनिस्ट फोर्सेस। एक कम्युनिस्ट फोर्सेस जो है वो इसको लीड करती है, वियतनाम, नॉर्थ वियतनाम को। और साउथ वियतनाम को कौन सपोर्ट करता है, इट इज सपोर्टेड बाय द यूनाइटेड स्टेट्स एंड अलीज। यूनाइटेड स्टेट्स इसे सपोर्ट करता है और उसके जो मित्र देश हैं यूनाइटेड स्टेट्स के, वो सपोर्ट करते हैं अलीज नॉन कम्युनिस्ट गवर्नमेंट। जो नॉन कम्युनिस्ट गवर्नमेंट हैं वो सपोर्ट करती हैं। अब इसको लाने के क्या रीजंस थे, मतलब इस वॉर के, जो वियतनाम वॉर है उसके क्या कॉजेज थे, क्यों वियतनाम वॉर हुआ। तो जैसा अभी हमने डिस्कस किया था कि यूनाइटेड स्टेट्स और यूएसएसआर, इन दोनों के बीच में टेंशंस यानी कि तनाव की सिचुएशन थी। तो इस सिचुएशन में वो दोनों आमने सामने तो फाइट कर नहीं सकती थी। जैसा अभी हमने बात की थी ना कि एक दूसरे को पता था, अच्छे से पता था, यूएसएसआर को भी पता था और यूनाइटेड स्टेट्स को भी पता था कि हम दोनों अगर सामने से लड़ाई करेंगे, सामने से फाइट करेंगे, तो हम दोनों एक दूसरे को बिल्कुल पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो इसलिए ये कंट्रीज़ क्या करती थी, ये सुपर पावर्स क्या करती थी, प्रॉक्सी वॉर करवाती थी। अब ये प्रॉक्सी वॉर क्या होता है कि जब हम सामने से फाइट नहीं कर सकते तो हम पीछे से कुछ ना कुछ छोटी जो कंट्रीज होती हैं उनके बीच में फाइट करा देंगे, तो इसे हम प्रॉक्सी वॉर कहते हैं। तो इसमें से जो मेन रीज़न वही है कोल्ड वॉर राइवलरी। अब जो कोल्ड वॉर का पीरियड है उसी के दौरान एक दूसरे के लिए शत्रुता, एक दूसरे के लिए, तो इसीलिए यूएसए एंड यूएसएसआर एंड चाइना स्प्रेड ऑफ कम्युनिज्म वर्सेस कंटेनमेंट पॉलिसी। यूएसएसआर क्या चाहता था कि हम कम्युनिज्म को स्प्रेड करें, जितना हो सके वर्ल्ड में कम्युनिज्म फैलाएं, साम्यवाद लाया जाए दुनिया में। यूएसएसआर और चाइना का ये मोटो था। लेकिन यूएसए का क्या मोटो था कि इन दोनों को कंटेन किया जाए, चाइना और यूएसएसआर, इन दोनों को रोका जाए कम्युनिज्म को स्प्रेड करने से, कम्युनिज्म का विस्तार करने से रोका जाए। तो यही राइवलरी की वजह से वियतनाम वॉर हुआ। तो वियतनाम वॉर के ये कॉजेज थी, ये टाइमलाइन थी, और इसमें जो मेजर पार्टीज़ हैं, मेन पार्टीज़ हैं, वो नॉर्थ वियतनाम, साउथ वियतनाम, इनकी भी हमने बात कर ली। अब हम आगे चलते हैं और बात करते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की। कुछ हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जिससे हमें हेल्प मिल रही होगी हमारे एग्ज़ाम के पैटर्न को समझने में। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो हम देख लेते हैं। अब अभी जैसे मैंने बताया था ना कि ऐसे ही क्वेश्चंस आएंगे, आपको लिस्ट दे दी जाएगी और अरेंज करने को बोला जाएगा, अरेंज द इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। तो वही वैसा ही पहला क्वेश्चन है, लिस्ट द फॉलोइंग इवेंट्स इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। अब इन इवेंट्स को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना है। तो हमने क्यूबन मिसाइल क्राइसिस कब पढ़ा था, अभी हमने पीछे पढ़ा है ना कि क्यूबन मिसाइल क्राइसिस होता है 1962 में। 1962 में क्यूबन मिसाइल क्राइसिस होता है। कारगिल वॉर जनरली हम सभी जानते हैं 1999 में होता है, 26 जुलाई 1999। इंडियन पीस कीपिंग फोर्स टू श्रीलंका। इंडियन पीस कीपिंग फोर्स कब भेजी जाती है श्रीलंका में, वो भेजी जाती है
1987 में। चौथा ऑप्शन देख लेते हैं, जापानीज अटैक ऑन पर्ल हार्बर यूएसए। जापान ने यूएसए के पर्ल हार्बर बीच पर कब अटैक किया था? तो वो किया था 1941 में। वर्ल्ड वॉर जब चल रहा था, वर्ल्ड वॉर सेकेंड, तब जापान अटैक करता है यूएसए के, वर्ल्ड वॉर के टाइम पे अटैक करता है 1941 में यूएसए के पर्ल हार्बर बीच पर। तो इसके क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अगर हम अरेंज करें तो सबसे पहले डी आएगा, डी सबसे पहले आएगा, है ना। उसके बाद आएगा फिर ए, फिर आएगा सी, उसके बाद सबसे लास्ट में आएगा बी। तो इसके अकॉर्डिंग हम आंसर की बात करें तो डी इसमें है, इसमें ए है पहले, ये नहीं हो सकता, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं। तो हमारा जो सही आंसर है वो हो जाता है ए, पहला आंसर सही हो जाता है। अब हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है। तो अगला क्वेश्चन हमारा है, अरेंज द फॉलोइंग इंटरनेशनल इवेंट्स इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। फिर से एक क्रोनोलॉजी वाला क्वेश्चन है। अब हम इसको भी देख लेते हैं, क्रोनोलॉजिकल वाला जो क्वेश्चन है। फिडेल कास्ट्रो, अभी हमने बात की था फिडेल कास्ट्रो की, तो फिडेल कास्ट्रो क्यूबा के प्रेसिडेंट थे। तो फिडेल कास्ट्रो ने क्यूबा में कब पावर में आई थी, कब पावर रिज्यूम की थी? तो उन्होंने की थी 1959 में, 1959 में फिडेल कास्ट्रो पावर रिज्यूम करते हैं क्यूबा में। जॉन एफ कैनेडी became 35th प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। अमेरिका के 35th प्रेसिडेंट बनते हैं जॉन एफ कैनेडी। कब बनते हैं? वो बनते हैं 1961 में। पोप जॉन 13 implored the world क्रेमलिन नॉट टू स्टार्ट अ न्यूक्लियर वॉर। ये भी इवेंट 1962 के दौरान ही होता है ये इवेंट। An American U-2 was shot down over Cuba। ये भी अक्टूबर 1962 में इसको शॉट डाउन किया जाता है। ये जो U-2 एयरक्राफ्ट है, ये एक एयरक्राफ्ट है जो स्पाई एयरक्राफ्ट था, मतलब जासूसी एयरक्राफ्ट, जिसको शॉट डाउन किया जाता है 1962 में ड्यूरिंग क्यूबन मिसाइल क्राइसिस। क्यूबन मिसाइल क्राइसिस के टाइम पर ही इसको शॉट डाउन किया जाता है क्यूबा के ऊपर। अब हम फिफ्थ स्टेटमेंट की बात कर लेते हैं, फिफ्थ इवेंट की। सोवियत लीडर खुर्शचेव अनाउंस्ड दैट ही हैज़ अग्रीड टू रिमूव द सोवियत मिसाइल्स फ्रॉम क्यूबा। तो यूएसएसआर ने जो मिसाइल्स डिप्लॉय की थी, न्यूक्लियर मिसाइल्स डिप्लॉय की थी, उनको कब वहाँ से रिमूव किया? तो वो भी 1962 में ही किया था। तो इसको अगर हम क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करें तो सबसे पहले ए आएगा, है ना। अब ए किस में है? ए इसमें है पहले में, दूसरे में है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है। तो उसके बाद आएगा फिर बी, ए बी सी डी। तो हमारा आंसर सही हो जाता है तीसरा, थर्ड इज द राइट आंसर। अब हम अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, अगले क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। व्हाट वर द मेन रीजंस फॉर द कोलैप्स ऑफ कम्युनिज्म एंड ऑफ द कोल्ड वॉर। कि कोल्ड वॉर जो है वो समाप्त कैसे होता है और कम्युनिज्म का एंड कब होता है। इसके भी कई सारे रीजंस थे। उसमें से सबसे पहला जो रीज़न है वो है स्ट्रक्चरल वीकनेस ऑफ सोवियत स्टाइल कम्युनिज्म। कि जो सोवियत यूएसएसआर का जो कम्युनिज्म था वो वीक होता जा रहा था, टाइम बाय टाइम वीक हो रहा था। इसलिए जो स्ट्रक्चरल कम्युनिज्म है वो वीक हो रहा था, इसलिए जो कम्युनिज्म है उसका भी एंड होने लगा। द इम्पैक्ट ऑफ गोर्बाचेव रिफॉर्म प्रोसेस। गोर्बाचेव एक ऐसी रिफॉर्म प्रोसेस को लेकर आए जिसके थ्रू वो भी उसके एंड में ही, मतलब उसको ख़त्म करने में ही कंट्रीब्यूशन किया गोर्बाचेव के रिफॉर्म प्लान ने। और थर्ड रीज़न था इकोनॉमिक एंड कल्चरल ग्लोबलाइजेशन। अब दोनों कंट्रीज़ के बीच में इतने स्ट्रेंस चल रहे थे उस दौरान वो
प्रॉक्सी वॉर भी करा रहे थे, तो अगर कोई प्रॉक्सी वॉर कराएगा तो उसको सपोर्ट भी कराना होगा। जैसे अभी करंट में चल रहा है कि रसिया क्या चाहता है, जो यूक्रेन है वो शामिल ना हो नाटो में, लेकिन यूएसए क्या चाहता है कि नाटो में जो यूक्रेन है वो शामिल हो जाए। और एक तरफ तो यूएसए सपोर्ट कर रहा है, यूएसए जो है वो सपोर्ट कर रहा है यूक्रेन को, फंड कर रहा है उस वॉर को, और यूएसएसआर को मतलब इस वॉर को कंटिन्यू करने में हेल्प कर रहा है यूएसए। तो उस टाइम पर भी ऐसा ही था कि छोटी कंट्रीज़ के बीच में लड़ाई हो रही है, जब फाइट हो रही है तो उस फाइट को फंड भी करना होता है। तो जब फंड करेंगे तो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स तो आएंगी। तो यूएसएसआर के पास वैसे ही पैसे की कमी थी, मनी की कमी थी, तो इस वजह से उनकी जो रिफॉर्म प्रोसेस थी वो भी उनके अगेंस्ट हो गए। और कल्चरल जो, अब कल्चरल किस लिए, कम्युनिज्म भी वीक होता जा रहा था, तो कल्चरल ग्लोबलाइजेशन होने लगा। लोग कम्युनिज्म छोड़कर कैपिटलिस्ट की ओर जाने लगे। जब ग्लोबलाइजेशन होने लगा, लोग एक दूसरे से मिलने लगे, तो फिर लोग कम्युनिज्म को छोड़कर कैपिटलिज्म की ओर जाने लगे। तो इस करंट इवेंट को हम इस क्वेश्चन से पहले की रिलेट कर सकते हैं। तो इसके अगर करेक्ट आंसर की हम बात करें तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा थर्ड, बी नहीं है, क्योंकि सोवियत इन्वेजन ऑफ अफगानिस्तान इसका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होता है एंड ऑफ कम्युनिज्म में या फिर एंड ऑफ कोल्ड वॉर में। तो ये थर्ड क्वेश्चन था। अब हम बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की, फोर्थ क्वेश्चन की, उसको डिस्कस कर लेते हैं। अरेंज द फॉलोइंग इवेंट्स ऑफ कोल्ड वॉर इन अ क्रोनोलॉजिकल मैनर। अब इन इवेंट्स को भी क्रोनोलॉजिकल मैनर में अरेंज करना है। तो सोवियत इन्वेजन ऑफ अफगानिस्तान कब होता है? सोवियत इन्वेजन ऑफ अफगानिस्तान मतलब यूएसएसआर आक्रमण करता है, अटैक करता है अफगानिस्तान के ऊपर 1979 में। कोरियन वॉर कब होता है? अभी हमने पढ़ा था कोरियन वॉर। तो कोरियन वॉर होता है 1950 में शुरू होता है और 3 साल तक चलता है 1953 तक। अब हम बात कर लेते हैं बर्लिन वॉर की, बर्लिन क्राइसिस। तो ये होता है 1948 में। सोवियत इन्वेजन ऑफ हंगरी, ये यूएसएसआर हंगरी पर आक्रमण करता है 1956 में। तो अगर हम इसे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करें तो इसका आंसर हो जाता है CBDA। सी सबसे पहले आएगा बर्लिन वॉर जो 1948 में होता है, उसके बाद आएगा बी कोरियन वॉर जो 1950 में होता है, उसके बाद आएगा डी सोवियत इन्वेजन ऑफ हंगरी, और सबसे लास्ट में आएगा ए। तो ये इसका सही आंसर हो जाता है। तो ये था हमारा आज का सेशन। अब हम इस सेशन को समराइज कर लेते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा। सबसे पहले हमने कोल्ड वॉर का जो टर्म है उसका मीनिंग है उसके बारे में हमने बात की। फिर हमने बात की ट्रूमैन डॉक्ट्रिन, मार्शल प्लान, उनको क्यों लाया गया, क्या रीजंस थे, उसको पॉलिसी ऑफ कंटेनमेंट क्यों कहा गया, ये भी हमने डिस्कस किया। फिर हमने बात की क्यूबन मिसाइल क्राइसिस की, बर्लिन क्राइसिस की, कोरियन वॉर, वियतनाम वॉर, इन सबको हमने डिस्कस किया। और सबसे लास्ट में हमने बात की प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को जो हमें हमारी एग्जाम पैटर्न को समझने में हेल्प कर रहे थे। तो इस सेशन को हम यहीं समाप्त करते हैं, यहीं पर एंड करते हैं। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग। जय हिंद।